नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज के वीडियो में हम देखेंगे सुपर मॉक 20 का सॉल्यूशन। आपको जैसे पता है कि सुपर मॉक कंडक्ट होता है मंडे से लेकर के फ्राइडे तक विद्याग्राम के एप्लीकेशन पे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको सिर्फ मैथ्स के अच्छे लेवल के दिए जाते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे दिशा में हो सके। साथ ही मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बहुत टाइम ये हमारे मन में ख्याल आते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, सिर्फ चारों ओर अंधकार नजर आते हैं, निगेटिविटी या फिर नकारात्मकता हमारे मन को घेर लेती है। ठीक है, ये आपके साथ ही नहीं, मेरे साथ ही नहीं, सबके साथ होता है। तो ऐसे में खुद को शांत रखना है और खुद से यही बोलना है कि जितनी भी चीज़ें हमारे माइंड में अभी आ रही है वो सिर्फ क्या है, झूठी है, हेलुसिनेशन है। ये हमारी माइंड की बनाई हुई चीज़ें है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो बस खुद को शांत रखना है और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना है। चलिए बिना किसी देरी के हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं दोस्त पहला क्वेश्चन। जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन यहाँ से लूँ, पहला क्वेश्चन, तो ये पहला क्वेश्चन है कि किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PT तथा दो छेदक रेखाएं PAB और PCD खींची जाती है। PA और AB का अनुपात दिया है 1:3 और PT 12 है, PC 8 है, तो हमसे CD का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, सर्कल का ये क्वेश्चन है। मान लो कि अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना लिए, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में बोला जाए सिर्फ उतना ही कीजिए। P बाहर कोई एक बिंदु है और यहां से आपने एक स्पर्श रेखा खींचा यानी कि टेंजेंट खींचा, ठीक है, जिसका नाम है PT, और फिर यहां से दो आप सीकेंट खींच रहे हो, दो सीकेंट। सीकेंट का नाम क्या क्या है? PAB और PCD, PA और B, और यहां पे होगा PC और D। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? अगर आप यहां पे देखोगे तो PT 12 दिया गया है, ये जो लेंथ है ये 12 का है, और PC जो है वो 8 है, ये जो PC है वो 8 है। PA और AB का रेशियो 1:3 है, ये 1 तो ये 3 है। तो हमसे CD का मान पूछा जा रहा है। किस चीज का मान पूछा जा रहा है? CD का मान पूछा जा रहा है। CD यानी कि ये वाला लेंथ हमसे पूछा जा रहा है, ये वाला लेंथ हमसे क्या किया जा रहा है? पूछा जा रहा है। तो हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं कि अगर जो हम टेंजेंट का स्क्वायर कर दें, टेंजेंट यानी कि PT का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 12 का स्क्वायर 144। ये किसके बराबर में होता है? पूरा PD। पूरा PD अगर हम मान ले, पूरा PD कितना होगा? ये PC 8 और ये CD, यानी कि 8 प्लस CD, 8 प्लस CD इस टू क्या होगा? PC। PC कितना है? 8 है। अगर हम इसको सॉल्व कर दिए, अगर हम इसको सॉल्व किए तो यहां से हमारा CD का मान निकल करके आ जाएगा। 8 इसको काटेगा कितने बार में? 18 बार में। तो CD कितना होगा? CD मेरे भाई ये 8 इधर आकर के 18 में से घटेगा तो ये 10 हो जाएगा, यानी कि CD आपका ऑप्शन बी होगा, सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि 10,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। उस वर्ष के अंत में 2400 निकाल लिए जाते हैं और शेष राशि अगले 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित करती है। तो 3 वर्ष बाद हमसे क्या पूछा जा रहा है? कुल राशि कितनी होगी? देखो, सब कुछ भूल जाओ, चाहे आप कितना भी निकालोगे, राशि अगर आपको ब्याज 10% मिल रहा है तो राशि आपकी 10 से 11 होगी, यानी कि उत्तर क्या होगा? एक 11 का मल्टीपल ही होगा अंत में। अगर आप 11 का मल्टीपल देखोगे, अगर आप 11 का मल्टीपल देखोगे तो कितना होगा? 5 2 7 और 5 1 6 नहीं होगा, 6 1 7 7 1 8 नहीं होगा, ये 616 11 से कटता है, 11 भी 11 से कटता है, ये 121 भी कह रहा है, यानी कि दो ऑप्शन। लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंत में कभी भी जब 2 साल का ब्याज काउंट कर रहे हो ना, तो अंत में कभी भी 2 जीरो नहीं आएगा, ठीक है ना, सारे कटेंगे जीरो, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन बी। अरे भैया मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो 10,000 की राशि है, 10,000 की राशि, ठीक है, 20% का ब्याज मिला है, यानी कि पहले साल 5 से 6 हो जाएगी। इसमें से आप बोला क्या जा रहा है कि 2400 आपने निकाल लिया, 2400 निकाल लिया, और जितना बच रहा है ना उस पर फिर से लग रहा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि राशि 10 से 11 हो रही है। कितने सालों के लिए? 10 से 11 2 सालों के लिए हो रही है। इसी को हमें क्या करना है? इसी को मेरे भाई कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना होगा? 5 से अगर हम काटेंगे तो ये 20, 2000, ठीक है, 12,000, 12,000 में से अगर आप 2400 घटा दोगे तो 12,000 में से 2400 घटाओगे तो 2,000, 12,000 में से घटाओगे तो 10,000, और 400 और घटा दो, 9600। ठीक है, ये 9600 गुने 121 बटे में 100। इसी को हमें क्या करना है दोस्त? इसी को हमें सॉल्व करना है। 2 जीरो से 2 जीरो, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा? 6 कहीं 6, यानी कि आंसर 6 होगा। यूनिट डिजिट पे 6 आएगा तो हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यही चीज मैं बोल रहा था कि ये इतने जीरो कट जाएंगे, मतलब जब आप प्रैक्टिस करोगे और सीआई को ढंग से पढ़ोगे कि कैसे आंसर से या फिर ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं सीआई के क्वेश्चन को, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इतने जीरो कभी नहीं आएगा। मतलब कि अगर मेरे सामने ये एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इतना ड्रामा मैं नहीं करूंगा, सिर्फ 11 का मल्टीपल और लास्ट में 2 जीरो 3 जीरो तो कभी नहीं आएंगे।
ए और बी 600 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से एक साथ चलना शुरू करते हैं और स्थिर पूर्णांक चालों से लगातार एक ही दिशा में दौड़ते हैं। ए की चाल 12 मीटर पर सेकंड है। वे ठीक 5 मिनट बाद पहली बार एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर लौटते हैं। यदि बी की चाल एक धनात्मक पूर्णांक है जो 30 मीटर पर सेकंड से कम है और बी बराबर नॉट ए है, तो हमसे बी के चाल का पॉसिबल वैल्यू पूछा जा रहा है। बढ़िया क्वेश्चन। देखो 5 मिनट में वो पहली बार क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं। 5 मिनट में वो पहली बार मिल रहे हैं, तो 5 मिनट का मतलब कितना हुआ, 300 सेकेंड। यानी कि वो 300 सेकेंड में क्या हो रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। मेरे भाई आप देखो, मान लो कि 300 सेकेंड में अगर पहली बार मिल रहे हैं, यानी कि 300 सेकेंड में मुझे नहीं पता कि बी कितनी चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये पता है कि 300 सेकेंड में मतलब वो प्रारंभिक बिंदु पे तो जरूर जा रहा है। तो 600 का एक चक्कर है। हम मान लेते हैं कि बी जो है ना, जो बी है मेरे भाई 600 का n चक्कर लगाता है 300 सेकेंड में। ठीक है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 2n। अब ये जो 2n है वो 30 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्वेश्चन में दिया है कि b की चाल एक धनात्मक पूर्णांक है और 30 मीटर पर सेकंड से कम है, तो n का मान मेरे भाई 15 से छोटा होगा। n का मान किससे छोटा होगा, 15 से छोटा होगा। अब ये बताओ कि 300 सेकंड में a अगर 12 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, तो 300 सेकंड में कितना ये दौड़ेगा, 300 गुने 12, 3600 सेकंड। 3600 सेकंड दौड़ेगा। एक चक्कर अगर 600 का है, 3600 दूरी तय करेगा। एक चक्कर अगर 600 है, तो मेरे भाई टोटल 3600 में 6 चक्कर मार रहा है। यानी कि हमें ये पता है कि ए छठा चक्कर मारने के बाद बी से मिल रहा है, लेकिन बी कितना चक्कर मार रहा है ये हमें नहीं पता है। तो बी कितना चक्कर मार रहा है इससे हमें मतलब ही नहीं है। बस हमें इतना मतलब है कि हमें इससे छठे बार में या फिर प्रारंभिक बिंदु पे 300 सेकंड बाद इन दोनों को मिलाना है। तो जो भी बी का पॉसिबल वैल्यू होगा ना, 15 से छोटे वो सारे वैल्यू होंगे जिस वैल्यू और 6 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर मैं 15 से छोटे सारे वैल्यू निकालूं, तो बी का मान क्या क्या हो सकता है, बी का मान 1 हो सकता है। 1 और 6 में कोई एक के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं है। 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 में 11 हो सकता है और 13 हो सकता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6, अच्छा 3 भी नहीं हो सकता है ना, क्योंकि 6 और 3 में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये इतने मान पॉसिबल है, 1 2 3 4 और 5 मान इनका क्या है, 5 मान इनका पॉसिबल है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 समरूप खोखले अर्धगोलाकार कटोरे जिनमें से प्रत्येक की बाहरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन बनाया जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, बेलन की ऊंचाई पूछी जा रही है। ठीक है, 8 समरूप खोखले अर्धगोले हैं, तो 8 गुने 2/3 पाई और आर क्यू माइनस आर क्यू, यानी कि बड़े वाले आर के क्यू में से छोटे वाले आर का क्यू घटाएंगे। तो बड़ा वाला आर का क्यू, बाहरी त्रिज्या 6 है तो 6 का क्यू 216, और यहां पे अगर हम देखें तो 3 का क्यू 27। ये किसके बराबर में होगा दोस्त, ये बराबर में होगा पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना होगा, को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खो, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 और गुने एच। यहां से हमें क्या निकालना है दोस्त, यहां से हमें एच निकालना है। ठीक है, 216 में से अगर हम 27 घटा दे तो कितना होगा, 211 घटाएंगे तो ये 189 होगा। ठीक है ना, और कुछ 3 से अगर हम इसको काटें तो 63 बार में जाएगा। 9 से 9 चौके 36, 9 7 63। 4 से अगर हम देखें तो ये 2 बार में जाएगा। पाई से पाई कटेगा, तो एच कितना होगा, अगर हम एच देखें मेरे दोस्त, अगर हम एच देखें तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 आपका सही उत्तर होगा। या फिर आप एच ऐसे भी देख सकते थे, या फिर मेरे भाई आप एच ऐसे भी देख सकते थे कि देखो यहाँ पे जो भी आएगा ना, इधर 7 का एक मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल होगा। तो वहां पे मतलब हम देख सकते थे कि डायरेक्ट 7 का मल्टीपल हम टिक कर देते हैं। ए और बी के आय का अनुपात 7:5 है। यहां पे मैं लिखूंगा ए और बी। ठीक है, इनकम कितना है मेरे भाई, इनके इनकम का रेशियो है 7:5। आगे अगर हम देखें तो उनके व्यय का अनुपात 4:3 है, यानी कि 4:3 है। तो हमसे बोला जाए कि उनकी बचत का अनुपात 3:2 है। यदि ए और बी की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ जाती है, जबकि दोनों का व्यय 25% बढ़ जाता है, तो उनकी नई बचत का अनुपात। देखो अब हमें बचत के अनुपात से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे नया बचत पूछा रहा है, तो पुराने बचत से कोई मतलब नहीं। हम सिर्फ अनुपात किस में बढ़ाएंगे, इनकम में बढ़ाएंगे और एक्सपेंडिचर में बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा जो बढ़ा हुआ वैल्यू आएगा ना इनकम का और एक्सपेंडिचर का, उनका अंतर लेकर के हम सेविंग का, नया सेविंग का अनुपात निकाल सकते हैं। देखो ए और बी की आय क्रमशः 20% और 10% बढ़ती है,
तो अगर हम 7 का 20% बढ़ा दें यानी कि 120 करेंगे, 120 बटे में 100, जीरो से जीरो, 12 से 84 बटे में 10 कितना होगा, 84 बटे में 10 का मतलब 84 बटे में 10 यानी कि 8.4 हो जा रहा है इसका इनकम। ठीक है, 5 का अगर हम देखें तो इसका 10% इनकम बढ़ा है, यानी कि 5 का 10% कितना होगा, 0.5, यानी कि ये 5.5 हो जा रहा है। आगे अगर हम देखें, जबकि दोनों का व्यय 25% बढ़ता है, तो 4 से अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो ये 5 होगा, और 3 का अगर हम 25% बढ़ाएंगे तो ये 5 बटे में 4, यानी कि 15 बटे में 4 को हम कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 15 बटे में 4 को 4 × 12, 3.75, 3.75। अब हम इनका क्या करेंगे दोस्त, अब हम इनका अंतर ले लेंगे। अब जब हम इनका अंतर लेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 8.4 में से 5 घटाओगे तो कितना होगा, 3.4, और यहाँ 5.5 में से 3.75 घटाओगे तो कितना होगा, आप 3 में से 1 इधर दे दो, 175 में से 50 घटाओ, ठीक है ना। कितना बढ़ा रहा है ये, 10% बढ़ा रहा है, जबकि दोनों का व्यय 25% बढ़ रहा है, तो 3 का 25% कितना होगा, 3.75। तो सही तो है। अगर मान लो मुझे इसमें से इसको घटाना है तो मैं इसको मान लो कि 1 दे दूंगा, यानी कि ये 150, 150 में से 75 घटेगा तो कितना होगा, 150 में से 75 घटेगा तो 75 बचेगा। ये मैंने 1 इधर दिया तो ये 4, 4 में से 3 गया 1, हमें इसका वो निकालना है। अगर हम पॉइंट हटाएं, एक एक और पॉइंट उधर खिसकाएं तो ये 34:17.5, ठीक है ना। अनुपात निकालने के लिए हम डबल कर देंगे, यानी कि 68 और 35 का क्या होगा, 68 और 35 का इनका सही अनुपात होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बिंदु ए से किसी भवन की छत का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और उस भवन के छत पर लंबवत लगे एक ध्वज दंड के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ओर 20 मीटर चलने के बाद छत का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। तो हमसे ध्वज दंड की ऊंचाई पूछी जा रही है, बना देंगे। अगर मान लो यहाँ पे ये शीर्ष है और इस पे भी ध्वज दंड ऐसे ऐसे करके लगा है, ठीक है ना। तो किसी बिंदु ए से किसी भवन के छत का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ये वाला जो हमारा मान है दोस्त, ये कितना है, 30 डिग्री है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू है ये कितना है, ये 30 और ये 60 डिग्री है, ये पूरा 60 डिग्री है दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब देखो, भवन की ओर 20 मीटर अगर हम बढ़ रहे हैं, मान लो कि भवन की ओर 20 मीटर हम ये वाला बढ़ गए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा ना, ये जो 20 मीटर है बढ़ने के बाद इनका जो उन्नयन कोण हो रहा है वो 45 डिग्री हो जा रहा है, ठीक है। तो हमसे ध्वज दंड की ऊंचाई पूछी जा रही है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्त, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये 45 है, तो 45 के सामने 1, तो ये भी 1। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 30 है, 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, तो ये 60 होगा। 60 के सामने कितना होगा, √3, यानी कि यहाँ से लेकर के, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, √3 होगी। बढ़िया। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे, ये कितना है दोस्त, अगर हम देखें तो ये 60 है, तो ये 30 होगा बड़े वाले ट्रायंगल में। अब 30 के सामने अगर √3 है तो 60 के सामने √3 का √3 गुना, यानी कि 3 होगा। ये पूरा लेंथ अगर 3 होगा और 1 यूनिट का मान, या फिर अगर पूरा लेंथ 3 होगा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 है, तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी होगी, 2, तभी तो ये 2 और 1 3 होगा। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे भैया, √3 - 1 20 है, √3 - 1 कितना है, 20 है। हमसे 2 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो ये कितना होगा, 20 दूनी 40, और ये अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो ये √3 प्लस में 1 होगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो a² - b², यानी कि √3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर, 2 हम काटेंगे तो कितना होगा, 20, 1 + √3, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखो, 2 के पावर में 7 गुने 3 के पावर में 5 गुने 5 के पावर में 3 के रूप में व्यक्त एक संख्या को न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक से गुणा किया जाना है, ताकि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन दोनों बन जाए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पूर्णांक क्या होगा, ठीक है। देखो, हम जानते हैं कि पूर्ण घन और पूर्ण स्क्वायर बनने के लिए जो पावर होगा, या तो देखो स्क्वायर होने के लिए 2 का मल्टीपल, या फिर क्यूब होने के लिए 3 का मल्टीपल। और अगर हम ये दोनों चाहते हैं ना, तो 3 गुने दे जो पावर होगा, 3 गुने 2 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 गुने 2 6 का मल्टीपल होना चाहिए।
अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 के पावर में 7 है, तो 6 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें 2 के पावर में 5 लेना पड़ेगा, तभी 7 और 5 बराबर होगा। अब ये 3 के पावर में 5 है, 6 का मल्टीपल होने के लिए एक और हमें 3 लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ से हम एक और 3 ले लिए। 5 के पावर में 3 है, 6 का मल्टीपल होने के लिए 3 5 हमें और लेना पड़ेगा। बस हमारा काम क्या हो गया, हमारा काम सेटल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 5 का मतलब ये कितना होगा, 32, 32 दिया 96, 96 को अगर हम 125 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12,000 आएगा, ठीक है ना, 12,000 ऑप्शन सी। आप 96 को थोड़ी देर के लिए कितना समझो, 12.5% समझो, कितना 12.5%, 12.5% का मतलब 1, तो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। और 12.5% का मतलब क्या होगा कि परसेंट का 2 जीरो नीचे आएगा और पॉइंट वाला 1 जीरो नीचे आएगा, यानी कि 3 जीरो टोटल नीचे आएगा। तो वो 3 जीरो जब हटाइएगा आप तो 3 जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिएगा। तो ऐसे आप करके क्या कर सकते हैं, ऐसे आप करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। देखो क्वेश्चन जो है ना इस मुक के वो काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो हो सकता है कि पहली बार में आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन समझिएगा और यहाँ तक के प्रिपरेशन करके जाइएगा तो इतना तो मतलब आप अपने मन में निश्चिंत रहो कि मतलब इससे जो लेवल होगा ना एग्जाम में वो कम ही लेवल के क्वेश्चन आएंगे। एक व्यापारी 15 समान वस्तुएं 1200 में खरीदता है, 2 वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो जाती है और बेची नहीं जा सकती। वह शेष प्रत्येक वस्तु पर ऐसा मूल्य अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12 वस्तुएं बेचने से पूरे लागत मूल्य वसूल हो जाए। अगर 12 वस्तु बेचने से पूरा लागत मूल्य वसूल हो जा रहा है, यानी कि 1200 में 12 वस्तु बेच दे रहा है, तो एक वस्तु को कितना में बेच रहा है, 1200 बटे में 12 यानी कि 100, ठीक है। बाद में वो 10% की छूट भी दे रहा है। अगर 10% की छूट दे रहा है, यानी कि 100 पे 10 का अगर हम छूट दे दें तो कितना हो जाएगा, 90, ठीक है। और सभी 13 उपयोगी वस्तुओं को बेच देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत, अरे भैया जब 90 का एक वस्तु बेच रहा है टोटल 13 बेच रहा है, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 13 नवा 117 होता है पे 1 जीरो, यानी कि 1117 रुपये का, 1170 रुपये का क्या कर दे रहा है, सामान बेच दे रहा है। टोटल सामान कितने का है, 1200 का, तो घाटा कितने का लग रहा है, 30 रुपये का, किस पे, 1200 पे। 30 बटे 1200 का मतलब 1 बटे में 40, 1 बटे 40 का मतलब 2.5% का इसको क्या हो रहा है, 1 बटे 40 का मतलब मेरे भाई 2.5% का इसको लॉस हो रहा है। रेखाएं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस वाई बराबर 1 बिंदु P पर एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। P से होकर जाने वाली एक रेखा 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0 पर लंबवत है, तो इसका x का इंटरसेप्ट हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, निकाल लेंगे। देखो अगर x प्लस वाई 5 है, अगर मेरे भाई x प्लस वाई, या फिर यहाँ पे हम कर दे रहे हैं अगर x प्लस वाई 5 है और यहाँ पे अगर हम देखें तो 2x माइनस वाई कितना है, 1 है, 2x माइनस वाई 1 है। ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है दोस्त, सॉल्व करना है। अगर मान लो हम इसको सॉल्व करें और दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कटेगा, ये 3x होगा और ये 5 और 1 6, तो x कितना निकल करके आएगा, x मेरे भाई 2 निकल करके आएगा। अगर x 2 हो गया तो y कितना होगा आप बताओ, 3 होगा, यानी कि हमने x और y का क्या किया, मान निकाल दिया। अब हम यहाँ पे देखो x और y का मान हो गया, निकल गया, ठीक है। अगर हम इस रेखा का स्लोप निकाल दें तो इस रेखा का स्लोप कितना होगा, अरे भैया ये रेखा कितना है 3x, और अगर मान लो कि उधर हम 4y ले जाएं तो ये प्लस का 4y माइनस का 7, तो अगर हम यहाँ पे स्लोप देखें तो स्लोप कितना होगा, 4 से सबको डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा, 3 बटे में 4, या फिर आप जानते हो कि y बराबर, अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होता है, y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी का फॉर्म होता है ना। अगर हम y को इधर ही रखें या फिर y को उधर भेज दें, ठीक है, तो ये 4y हो जाएगा, 4y, और इधर कितना होगा, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, y को हम उधर भेज रहे हैं तो ये 3x प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि y कितना होगा, 3 बटे में 4x प्लस 7, यानी कि इस रेखा का जो स्लोप आ रहा है निकल करके वो 3 बटे में 4 आ रहा है। हम जानते हैं कि जो रेखा है दूसरी वो इस रेखा के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उस रेखा की स्लोप जो होगी ना मेरे भाई m2 जो होगा वो -4 बटे में 3 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के बराबर में होगा। अब हमारा उस रेखा का स्लोप भी आ गया, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, उस रेखा का इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट है और एक स्लोप है। तो उस रेखा का समीकरण कितना होगा, y माइनस y1 कितना है 3 इस टू m -4 बटे में 3 x माइनस x1 कितना है x माइनस 2, हमें इसको सॉल्व करना है।
अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा 3y -9 -4x और ये प्लस का 8, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो -4x, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये प्लस का 4, क्या हो गया भाई, अगर हम इसको छोड़ देते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको इधर ला दें, ये भगवान ये क्या हो रहा है, अगर हम इसको देखो, इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अगर हम -4x को इधर लाएं तो ये कितना होगा, 4x प्लस का 3y, ठीक है ना, 4x प्लस 3y, और अगर मान लो ये कितना आ रहा है 3y -9 और ये -4x और ये यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, ये +8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करें और सबको इधर लें तो कितना होगा, 4x प्लस 3y माइनस का क्या होगा, माइनस का 17, या फिर आप 9 को उधर भेज दो तो ये 17 हो जाएगा। हम जानते हैं कि x का इंटरसेप्ट निकालना है तो y बराबर कितना होगा 0, तो 4x बराबर 17, तो x का मान कितना आएगा 17/4, और 17/4 ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ये अच्छे क्वेश्चन, देखो कोऑर्डिनेट के बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है कि कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन रखा है, थोड़ा सा एक लेवल हमने ऊपर कर दिया है। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, ठीक है। मिश्रण में से 20 लीटर निकाल करके उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है, यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो अनुपात 3:2 पुनः प्राप्त करने के लिए कितना शुद्ध दूध हमसे पूछा जा रहा है कि मिलाना होगा, ठीक है ना। 80 लीटर का मिश्रण है मेरे दोस्त, 80 लीटर का, तो अगर हम इसमें दूध देखें तो दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो अगर हम सिर्फ दूध देखें तो कितना है 3/5, यानी कि कितना होगा 16 × 48, 48 हमारा क्या है, दूध है। अब हम यहां पे देखें तो मिश्रण में से 20 लीटर निकाला जा रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। अगर हम 20 लीटर निकालेंगे तो उसी अनुपात में दूध भी निकलेगा। अनुपात कितना है, 80 में से 20 निकाल रहे हैं, यानी कि 20/80 यानी कि 1/4 निकाल रहे हैं, यानी कि 4 में से 3 यूनिट छोड़ रहे हैं, 4 में से मेरे भाई 3 यूनिट क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और यह प्रक्रिया कितनी बार हो जा रही है, यह प्रक्रिया एक बार और, यानी कि फिर से 3/4 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 16 × 48 ये 27 बच्चा, ठीक है ना। अंतिम में 27 लीटर हमारा दूध बच्चा, और यहां पे अनुपात कितना हो रहा है 3:2 का, यहां पे अनुपात 3 मेरे भाई 2 का। अब आप छोड़ दो ये सब, देखो 27 अगर दूध बचा, ठीक है ना, तो 80 लीटर टोटल मिक्सचर था, और मिक्सचर अगर हम जितना निकाल रहे हैं उतना ही डाल रहे हैं, तो मिक्सचर तो सेम ही रहेगा, 80 का 80 ही रहेगा। तो पानी कितना होगा, 80 में से 27 हमें घटाना पड़ेगा, यानी कि 53 यूनिट, ठीक है ना, 53 यूनिट पानी हो गया। और ये अनुपात हमसे पूछा जा रहा है कि 3:2 हमें 2 करना है, यानी कि पानी तो हम नहीं छेड़े हैं, दूध छेड़े हैं, तो पानी तो सेम रहेगा, यानी कि 2 यूनिट का मान अगर 53 है 26.5 गुना, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा इसका 26.5 गुना, यानी कि 78, 26 × 78 79.5। अब आप ये बताओ कि 27 को 79.5 करने के लिए हमें इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 27 से कोई चीज हमें 79.5 का बनाना है तो 52.5 हमें ऐड करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, sec + tan अगर p है और p किससे छोटा है, 1 से छोटा है, तो हमसे पूछा जा रहा है sin + cos बटे sin - cos में p के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो ऐसे क्वेश्चन पिछले मुक में भी आए थे। sec + tan मेरे भाई, sec + tan अगर p है तो sec - tan इसका इनवर्स होगा, यानी कि 1/p होगा। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो tan से tan कटेगा, 2 sec किसके बराबर में होगा, p/1/p, यानी कि p² + 1/p। लेकिन अगर ये दो हम इधर ले जाएं तो sec किसके बराबर में हो जाएगा मेरे भाई, sec बराबर में हो जाएगा p² + 1/2p हो जाएगा, p² + 1/2p। अब sec हम जानते हैं कि कितना होता है, हाइपोटेन्यूज बटे में बेस होता है, तो इस केस में परपेंडिकुलर कितना होगा, हम जानते हैं कि p² + 1/2p और p² - 1 का क्या होता है दोस्त, एक रेशियो होता है, एक ट्रिपलेट होता है, तो बस हम ये निकाल देंगे। साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, देखो एक चीज अब आपको और सोचना है, साइन में भी नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा और कॉस में भी नीचे हाइपोटेन्यूज आएगा, वैसे ही नीचे भी दोनों ओर हाइपोटेन्यूज आएगा, तो दोनों ओर से हाइपोटेन्यूज हम काट भी सकते हैं। अगर हम काट दिए तो सिर्फ हमें इतना निकालना है कि परपेंडिकुलर प्लस बेस बटे में परपेंडिकुलर माइनस बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है p² - 1, ठीक है ना, प्लस बेस कितना है, अगर हम बेस देखें तो 2p है,
बटे में अगर हम यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर माइनस बेस, यानी कि परपेंडिकुलर पी स्क्वायर -1 और माइनस बेस यानी कि 2p, यानी कि ये हमारा सही उत्तर होगा। पी स्क्वायर -1 + 2p, पी स्क्वायर -1 + 2p और पी स्क्वायर -1 - 2p, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट आप लोग याद रख लो। कौन सा भैया? कि पी स्क्वायर -1 और 2p और पी स्क्वायर +1, ये एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। ये एक ट्रिपलेट होता है जिसमें ये हमेशा पी स्क्वायर +1 जो होता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है और ये परपेंडिकुलर या बेस आपस में बदलते रहेंगे। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। हम आ गए हैं अब 12वें नंबर क्वेश्चन पे। देखो 80,000 ए जो है ना 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, बी 60,000 निवेश करता है और 4 महीने बाद 40,000 और जोड़ता है, बी। सी 1 लाख निवेश करता है और 6 महीने बाद 40,000 निकाल लेता है। बी व्यवसाय का प्रबंधन करता है और सबसे पहले कुल लाभ का 10% प्राप्त करता है। शेष लाभ पूंजी समय अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। यदि कुल लाभ 1,85,000 है तो हमसे बी का हिस्सा पूछा जा रहा है, ठीक है। यहां पे हम क्या करेंगे कि 20,000 को मेरे भाई 1 यूनिट मान लेंगे, ठीक है ना। 20,000 को क्या करेंगे हम? 1 यूनिट मान लेंगे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। ए, बी और सी। 20,000 अगर 1 यूनिट है तो 80,000 4 यूनिट होगा। और अगर 60,000, देखो 20,000 1 यूनिट है तो 60,000 3 यूनिट हो जाएगा। और यहां पे देखें, ठीक है ना, तो सी 1 लाख है तो अगर 20,000 1 यूनिट तो 1 लाख कितना होगा? 5 यूनिट। 20 5 1 लाख होता है, मतलब 20 5 100 होता है, ठीक है। अब देखो, अब जो जो हमसे बोला जा रहा है वही कीजिए। क्या बोल रहा है कि 60,000 निवेश करता है और 4 महीने बाद 40,000 और जोड़ता है। अगर मेरे भाई ये कितने महीने 60,000 निवेश करता है यानी कि 4 मंथ के लिए और 40,000 और जोड़ रहा है, यानी कि 20,000 1 यूनिट है तो 2 यूनिट और जोड़ रहा है, यानी कि ये 5 हो जाएगा और ये नेट 8 महीने के लिए हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सी 1 लाख निवेश करता है और 6 महीने बाद 40,000 निकाल लेता है। अगर 6 महीने के लिए निवेश कर रहा है, 40,000 का मतलब होता है 2 यूनिट, तो 5 में से 2 निकाल लेगा तो ये कितना बचेगा? 3। ये नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 5 में से इसने 2 यूनिट निकाल लिया, क्योंकि 40,000 का मतलब 2 यूनिट होगा, क्योंकि हमने 20,000 को 1 यूनिट माना है, ठीक है। और क्या बोल रहा है? बी व्यवसाय प्रबंधन करता है, ये जो है ना ये अपना 12 मंथ के लिए निवेश कर रहा है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्त। अगर हम इनके रेशियो देखें तो कितना आएगा? ये 48 हो जाएगा। ये अगर हम देखें तो 12 और 8 5 40, ये 52 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा? 6 5 30 और 6 3 18, 30 और 18 48 हो जाएगा। ये भी 48 हो गया। 4 से अगर हम काट दें तो ये 12, ये 13 और यहाँ पे ये भी 12, बस हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक चीज और देखो, बी जो है वो एक्टिव पार्टनर है तो उसको इसका पहले ही कितना मिल जाएगा? 10%। इसका 10% कितना हो जाएगा? 18,500, यानी कि बी को 18,500 तो पहले ही मिल गया, 18,500 पहले ही मिल गया। तो बचा कितना? अगर हम इसमें से 18,500 घटा दे तो 2 जीरो में से 2 जीरो, 10 में से 5 गया 5, ठीक है ना। 14 में से 8 गया 6, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 14 में से 8 गया 6, ये 17 में से 1 गया 16, यानी कि 1,66,500 जो है ना इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो 12 12 25 और 13, 25 और 13 कितना होगा? 38। 38 यूनिट का मान, अगर 38 यूनिट का मान 166,500 है, 166,500 है तो हमसे बी का कुल लाभ पूछा जा रहा है, यानी कि यहां से हम 13 यूनिट का पहले मान निकालेंगे, ठीक है ना। यहां से हम पहले 13 यूनिट का मान निकालेंगे और फिर उसमें 18,500 जोड़ेंगे। 24 12 12 24 और 13 27 होता है, 37 होता है। ये तो 37 होगा दोस्त, ये 37 होगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है। 18,500 उधर मिल गया, हमने 18,500 सही घटाया है ना। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 जीरो में से 2 जीरो, 10 में से 5 गया 5, 14 14 14 में से 8 गया 6, 18 में से 1 गया, ये तो 17 आ रहा है भैया। 2 जीरो में से 2 जीरो, 10 में से 5 गया 5, ये 4, ठीक है। 14 में से 8 गया 6, ये 17, 17 में से 1 गया 16 आ रहा है, ये तो सही है। हम इसको काटते हैं, 30 5 होता है 150, 37 चौके कितना होता है? अगर हम 37 चौका काटे इसको मेरे भाई तो 37 चौका कितना होगा? 30 चौके 120
और 7 चौके 28, 148, 37 चौके 148 होता है, ठीक है ना। और 166 जाने के लिए हमारे पास 18, 185, 37 पाँच हो जाएगा 185, 2 जीरो। 13 को जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 13 पाँच 65 के 5 हासिल 6, 13 चौके 52 और 6 58,500। 58,500 ये और 18,500 वो, 18,500 वो। अगर हम सब जोड़ दें तो 58,000 और 18,000 कितना होगा, 76,000 और 1,000 ये, यानी कि 77,000 हमारा सही उत्तर आना चाहिए। 77,000 कौन सा है, 77,000 मेरे भाई ऑप्शन सी है। तो ये तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि हम देखो 18,500 हम सब में से घटा करके ये भी देख सकते थे कि कौन सा 13 का मल्टीपल होगा, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता। एक विषम बाहु त्रिभुज के परिकेंद्र -1 ऑन और केंद्रक 2 3, यदि लंब केंद्र h है तो OH की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। देखो किसी भी ट्रायंगल में जो परिकेंद्र या फिर सरकम सेंटर, सेंट्रोइड और क्या ऑर्थो सेंटर, ये तीनों एक ही रेखा में, तीनों एक ही लाइन में होते हैं, नॉट फॉर ओनली ट्रायंगल, किसी भी आकृति में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो OGH है, O क्या है सरकम सेंटर, G मेरे भाई सेंट्रोइड और H क्या है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। O परिकेंद्र है और इसका -1 और 1 है, ठीक है। G का 2 और 3 है, ठीक है ना। और ऑर्थो सेंटर अगर हम देखें, यदि H लंब केंद्र है OG और H, तो OH की लंबाई हमसे पूछी जा रही है। H का हमें वो नहीं दिया है, अनुपात नहीं दिया है, तो ठीक है हम निकाल लेंगे। देखो हम जानते हैं कि मेरे दोस्त, ठीक है ना, ये OG 1 यूनिट होता है तो ये 2 यूनिट होता है, ठीक है। अगर 1 यूनिट का मान हम देखें, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस, तो OG कितना होगा, OG होगा मेरे भाई 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में 2 में से -1, तो 2 में से -1 घटाओगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 रूट के अंदर 13। तो अगर OG रूट 13 आ गया, OG रूट 13 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, OH। हम जानते हैं कि OH OG का क्या है, 1 और 2 3 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 रूट 13, और 3 रूट 13 कौन सा होगा, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो DI का क्वेश्चन कि तालिका में 2 संयंत्रों का कुल उत्पादन और अस्वीकृति दर दी गई है। 2024 से 2025 तक उनके संयुक्त स्वीकृत उत्पादन में कितने प्रतिशत की हमसे पूछी जा रही है कि वृद्धि होगी। आप बताइए कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तालिका में 2 संयंत्रों का कुल उत्पादन और अस्वीकृति दी गई है, मतलब कि रिजेक्टेड माल, ठीक है। 2024 से 25 तक उनके संयुक्त स्वीकृत उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखो अगर 10% इसका रिजेक्ट हो गया तो 90% क्या हुआ होगा, एक्सेप्ट हुआ होगा। 1000 का 90% 900, यहाँ पे 20% क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, तो 80% क्या हुआ होगा दोस्त, एक्सेप्ट हुआ होगा। 1000 का 80% 800, ठीक है। 5% रिजेक्ट हो गया तो 95% इसका क्या हुआ होगा, एक्सेप्ट हुआ होगा। 95% कितना होगा, परसेंटेज से 2 जीरो कटेगा, 12 5 60 के जीरो हासिल 6, 12 नवा 108 और 6 114, ठीक है ना। और इसका अगर 10% रिजेक्ट हो गया तो 90%, इसका 90% कितना होगा, 900 का मेरे भाई 90% 810 होगा। अब हमसे ये पूछा रहा है कि यहाँ पे एक्सेप्टेड माल और यहाँ पे एक्सेप्टेड माल में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो आप बताओ कितना हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 900 और 800 1700, और यहाँ पे मेरे भाई 11 8 19 और 40 और 10 50 1950, ठीक है। 0 से 0 काटो, कितना बढ़ रहा है भाई, 25 बढ़ रहा है, कितने पे, 170 पे। 25 170 का कितना परसेंट है, हमसे यही चीज पूछा जा रहा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 250% बटे में 17, अगर हम इसको काटें तो कितने बार में जाएगा, 17 इकाई 17, 8 और 0, ठीक है ना। 8 और 0 का मतलब होता है 17 चौके 68, 14 पॉइंट समथिंग होगा, और 14 पॉइंट समथिंग कौन सा है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी अकेले कोई कार्य 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एकांतर दिन पर कार्य करते हैं, जिसकी शुरुआत ए करता है। हर चौथे दिन सी जो अकेले कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है, भी उस दिन के निर्धारित कर्मी के साथ कार्य करता है, तो 8 दिनों के बाद कार्य का कितना भाग हमसे पूछा जा रहा है, शेष रहता है। देखो ए 12 बी 18 दिनों में, ठीक है ना। और यहां पे बोला जा रहा है कि हर चौथे दिन सी अकेले कार्य को
24 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब कि चौथे दिन सी आ रहा है जो कि अकेले कार्य को 24 दिनों में क्या कर रहा है, पूरा कर ले रहा है। तो अगर हम टोटल वर्क देखें यहाँ पे तो कितना होगा, टोटल वर्क अगर हम देखें तो यहाँ पे 72 होगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 12 छिक्का 72, 18 चौके 72, 24 तियां 72। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 8 दिनों के बाद कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, यानी कि 8 दिनों में ये काम कितना होगा। 8 दिनों में वे एकांतर दिनों में काम कर रहे हैं, ए और बी अल्टरनेट बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो 8 दिनों में ए 4 दिन काम करेगा और बी 4 दिन काम करेगा। तो अगर ए 4 दिन काम करेगा तो 6 चौके 24 यूनिट ये काम कर लेगा, बी 4 दिनों में 16 यूनिट, और 4 दिनों के बाद हर चौथे दिन सी ज्वाइन कर रहा है। तो 8 दिन में सी 2 दिन काम करेगा, क्योंकि हर चौथे दिन के, तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। टोटल कितना होगा, 24 और 16, 40 और 6, 46। 46 बट्टे में 72 काम हो जाएगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 23 बट्टे में 36 काम हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 13 बट्टे में जो 36 काम होगा ना, ये काम हो गया, तो ये काम आपका बच गया। यानी कि 13 बट्टे में 36 आपका क्या होगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक वर्गाकार आंगन की भुजा 28 मीटर है, प्रत्येक कोने से 60 मीटर त्रिज्या का एक चतुर्थांश चिन्हित किया जाता है। सभी चतुर्थांशों के बाहर का भाग 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने की लागत ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का उपयोग कीजिए। देखो यहां पे बोला जा रहा है कि एक वर्गाकार क्या है, आंगन है, ठीक है ना। एक वर्गाकार मेरे भाई यहाँ पे एक आंगन हो गया, ठीक है। इसके सभी कोने पर एक एक चतुर्थांश लगा हुआ है, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो प्रत्येक कोने से 7 मीटर त्रिज्या, यानी कि ये जो है ना, ये 7 मीटर त्रिज्या का है। हमें इसको क्या करना है, इसको हम मेरे भाई हमें समतल कराना है, जो भी करना है पक्का कराना है। देखो रिमेनिंग का एरिया कितना होगा, अगर हम रिमेनिंग का एरिया देखें, रिमेनिंग यही वाला पार्ट होगा ना मेरे दोस्त, रिमेनिंग यही वाला पार्ट होगा। तो अगर ये पूरा पूरा मेरे दोस्त अगर 28 मीटर का है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से हमें क्या घटाना पड़ेगा, 90 90 90 90, यानी कि 360। 4 चतुर्थांश मिलकर के एक सर्कल बनाएगा, यानी कि सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर, यानी कि 49, ठीक है। और इसको हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे भाई, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 से। लेकिन अब आप छोड़ दो ये सब, आप देखो 28 में 7 यहाँ पे भी आ रहा है और एक 7 कटेगा तो 7 यहाँ पे भी आएगा, यानी कि टोटल जो हमारा नंबर होगा वो भी 7 का मल्टीपल होगा। क्योंकि अंदर वाला पार्ट जब 7 का मल्टीपल है और 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो फाइनली हमारा नंबर निकल करके आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 से ये 91 कटेगा, नहीं कटेगा, 91 ऑप्शन सी 7 से कट रहा है, 93 नहीं कटेगा, 96 नहीं कटेगा। तो 7 के मल्टीपल पे हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। एक नाव 8 घंटे में 48 किलोमीटर धारा के अनुकूल और 32 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल तय करती है। धारा के अनुकूल चाल और धारा के प्रतिकूल चाल से 50% अधिक है। तो धारा की चाल, इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन पे मुझे थोड़ा सा डाउट है। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि किन मानों के लिए द्विघात समीकरण x² - m - 3x और m+1 = 0 के दोनों मूल वास्तविक और ऋणात्मक होंगे, ठीक है। देखो हम मान लेते हैं कि इसके दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है ना। अगर दोनों मूल्य मेरे भाई ऋणात्मक है तो अल्फा प्लस बीटा भी ऋणात्मक होगा, क्योंकि दो निगेटिव चीजों का सम कितना होता है, दो निगेटिव चीजों का सम भी निगेटिव ही होता है, यानी कि 0 से छोटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/में में होता है, यहाँ पे -b करेंगे तो -b कितना होगा, -m-3, यानी कि ये हो जाएगा m-3, ठीक है ना। ये 0, देखो बटे में a करेंगे तो a का x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यानी कि m जो होगा वो 3 से छोटा होगा। m का हम सिर्फ रेंज फिक्स कर रहे हैं। अब देखो अगर दोनों मूल मेरे भाई, दोनों मूल क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव है, तो जो मूलों का प्रोडक्ट होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि दो निगेटिव चीजों का प्रोडक्ट क्या होगा, α/β इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव का प्रोडक्ट 0 से बड़ा हो जाएगा। तो α/β क्या होगा, c/में में, c कितना होगा, m+1, m+1 किससे बड़ा होगा, 0 से, तो m किससे बड़ा हो जाएगा, -1 से। यहाँ पे हमने m का बड़ा मान और m का छोटा एक रेंज हमने फिक्स कर दिया, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन और भी दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है भैया, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कंडीशन है कि b² - 4ac, देखो वास्तविक और ऋणात्मक है, तो इसका मतलब वास्तविक अगर मूल है तो b² - 4ac जो होगा ना,
ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि m माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए तो 1 है और सी कितना है, m प्लस 1, m+1, ये किससे बड़ा होगा, 0 से बराबर या फिर 0 से बड़ा होगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो -4m और -4 ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा। हाँ ऑल गुड। अगर हम इसको सॉल्व करें मेरे भाई, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना होगा, m स्क्वायर माइनस का 10m, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 में से 4 गया 5, ये ग्रेटर एंड इक्वल देन 0 होगा। अब एक रेंज हम यहाँ से देखो, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो इसका भी हम क्या निकाल सकते हैं, रूट निकाल सकते हैं। रूट कितना होगा, -b, यानी कि -b करेंगे तो ये 10 प्लस माइनस रूट डी, यानी कि रूट डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4ac करेंगे तो 4 5 20, यानी कि 100 में से 20 घटाओगे तो ये 80 आएगा। यानी कि आप इसको 4√5 भी बोल सकते हो, 4√5 बटे में 2a करेंगे, 2a यानी कि ये 2, यानी कि अगर हम 2 से काटें तो ये 5 प्लस माइनस 2√5 होगा। यानी कि इसके कौन कौन से रूट आ गए, 5 प्लस 2√5, 5 प्लस 2√5 और 5 माइनस 2√5, हमारे पास 2 रूट आ गए, ठीक है। हमारा एक मान जो है ना, एक मान देखो, ये जो लेस वाला वैल्यू है ये फिक्स है। अगर हम यहाँ से सबसे, अगर हम देखो ये वाला जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ये वाला जो वैल्यू होगा ये 0 से क्या होगा, 0 के बराबर या बड़ा होगा। तो हम अगर हम यहाँ से m का मान फिक्स करें तो ये -1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और वहाँ पे अगर हम देखें तो भैया 5 माइनस 2√5 से छोटा होगा। देखो यहाँ से -1 और 3 के बीच में हम रेंज फिक्स किए थे, लेकिन ये वाला वैल्यू 3 से और छोटा हो गया, यानी कि m का जो रेंज होगा और छोटा होगा, यानी कि -1 से लेकर के 5 माइनस 2√5 के बीच में, और या फिर 5 माइनस 2√5 के बराबर में हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। एक बेईमान व्यापारी 80 रुपए प्रति किग्रा की दर से 100 किग्रा अनाज खरीदता है, ठीक है। भंडारण में अनाज का 5% नष्ट हो जाता है, यानी कि अगर नष्ट हो गया तो 20 का सामान खरीदा और बचा सिर्फ 19 का, जो जो बोला जा रहा है वहीं करेंगे हम, ठीक है। वो लागत से 25% अधिक अंकित करता है, यानी कि 4 के सामान को 5 में अंकित करता है। 10% की छूट भी देता है, यानी कि 10 पे 1 का छूट देगा तो ये 9, और 1 किग्रा के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। यानी कि अगर हम 1000 की जगह पे देखें तो दिखा रहा है आपको कितना, दिखा रहा है आपको कि वो दे रहा है 1000, लेकिन एक्चुअल में वो दे रहा है आपका 900 ही। यानी कि अगर 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये 9:10 हो जाएगा, ये 9:10 हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वो सारा उपयोगी अनाज बेच देता है तो उसका कुल लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 से 10 कैंसिल होगा, 9 से 9 कैंसिल होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखें तो 5 चौके 20, 4 चौके 16 से ये 19, 3 बटे में 16, देखो 1/16 कितना होता है, 6.25, तो 3/16 18.75%, 18.75%। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या n ज्ञात कीजिए जिसके लिए n -7, 18, 24 और 30 से विभाज्य है, जबकि n स्वयं 11 से विभाज्य है। जब n स्वयं 11 से विभाज्य है तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। जैसे हम पहला ऑप्शन उठाए थे तो 7 दूनी 9,
ठीक है दोस्तों, तो हम देखो, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि जो दो नए कर्मचारी आ रहे हैं ना, वो अपना 24 और 36 तो लेकर के आएंगे ही। एक बार मैं गेट बंद कर ले रहा हूं। 24 और 36 यानी कि टोटल 24 और 36 कितना होगा, 60 तो वो लेकर के आएंगे ही। प्लस में मेरे भाई 15 कर्मचारियों की औसत आयु 28 वर्ष है, और 15 में ये 2-2 वर्ष और क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि 15 का 2-2 एक्स्ट्रा और लेकर के आएंगे, यानी कि ये 90 हो जाएगा। अगर हम इसको 4:5 में बांट दें तो ये 40 का होगा और 1 50 का होगा। अब आपसे क्या बोला जाए कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद ये 45 और ये 55, आप 5 से काटो, 9:11 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। पाइप ए किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, बी उसे 20 मिनट में भरता है, और एक निकास पाइप सी इसे 30 मिनट में खाली करता है। पहले मिनट में ए और बी खोले जाते हैं, दूसरे मिनट में ए और सी खोले जाते हैं, 2 मिनट का चक्र दोहराया जाता है, तो टंकी में भरने वाला समय हमसे पूछा जा रहा है। देखो ए 15 मिनट में भर रहा है, ठीक है ना। बी अगर हम देखें तो बी मेरे भाई उसको 20 मिनट में भर रहा है, और अगर हम सी देखें तो सी 30 मिनट में इसको क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। यानी कि अगर हम देखें तो टोटल 60 का है, 15 चौके 60, 20 3 60, ये -2 का इफिशियंसी इसका आ गया। अब ये चक्र जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, पहले मिनट में ए और बी खोले जाते हैं, तो पहले मिनट में 4 और 3 7 ये भरेगा, ठीक है ना। और अगर हम देखें पहला मिनट में 7 भर दिया, पहला मिनट में 7 भर दिया, सेकंड में अगर हम देखें या फिर नेक्स्ट मिनट यानी कि नेक्स्ट 1 मिनट में और देखें तो ये कितना भरेगा, ए और सी अगर हम खोल दें तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि अगर हम देखें तो टोटल 2 मिनट में ये 9 यूनिट भरा जा रहा है, 2 मिनट में 9 यूनिट भरा जा रहा है, ठीक है ना। ए और सी, ए और बी अगर हम खोल रहे हैं तो 4 3 7, और उसके बाद हम क्या खोल रहे हैं, ए और सी, तो 4 में से 2 गया 2, यानी कि 7 और 2 9 हम भर रहे हैं। हमें पहुंचना है 60 के पास, तो 60 के पास 9 का कौन सा मल्टीपल है, 6 और 54, तो अगर हम 54 जाएंगे तो 54 मेरे भाई 9 6 का 54, तो 6 दूनी 12, ठीक है ना। 12 हमारा भर गया, बच कितना रहा है, सॉरी 12 में हम भर दिए, 56 हमारा, क्या कर रहा हूं मैं, 54 भरेगा ना यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 54 भरेगा, 54। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 6 बच रहा है, ये 6 कौन भरेगा, अब 6 भरने की बारी किसकी आएगी, अगर हम देखें तो 6 भरने की बारी ए और बी यानी कि 7 की एफिशिएंसी से, 12:6/7, ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। 24 नंबर का ये क्वेश्चन है कि एक वाहन को स्थिर चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करने, यदि वो चाल 20% बढ़ा दी जाए तो वाहन 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। वास्तविक यात्रा से यदि पहले 120 किलोमीटर निर्धारित चाल से तय करता है, 20 मिनट के लिए रुकता है, और शेष दूरी निर्धारित समय से 25% चाल पर तय करता है, तो वाहन किस देरी से, अरे भैया ऐसे डिटो क्वेश्चन मैंने सुपर मुक के पिछले वीडियो में कराया था, तो इस क्वेश्चन को आप करना खुद से, और यहाँ पे लेंगे हम इस मुक का लास्ट क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है। एक्स या तो 1 हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। देखो ये दोनों रूट है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे इंटीजर आ रहा है इसका मतलब कि ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। एक्स के किस मान पे, यहाँ पे मेरे भाई एक्स के यहाँ पे क्या मान रखें, जैसे 8 रखेंगे तो 15 28 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 15 12 27 नहीं है, 10 रखेंगे तो हो जाएगा, 15 और 10 25, 25 के बाहर निकलेगा 5, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 के बाहर निकलेगा 3, 5 में से 3 जाएगा 2, आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे होता है इस मुक का द इंड। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।